हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी 24/7। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं अपने 8वें लेसन प्लान के बारे में, जो हमारे विषय भूगोल से संबंधित है। और आज हमारा प्रकरण है जल मंडल। तो आइए देखते हैं इस लेसन प्लान को हम कैसे बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, तो बिना स्किप किए आप वीडियो को पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले आप पाठ योजना संख्या लिखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग पाठ योजना संख्या लिखेंगे। हमारा 8वां लेसन प्लान है। फिर आता है हमारा विद्यालय का नाम। तो विद्यालय के नाम में आपको बताया गया है कि जहाँ आपकी टीचिंग लगी होगी इस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है, या फिर आप यहाँ पर आपके अध्यापक द्वारा जिस विद्यालय का नाम बताया जाएगा उस विद्यालय का नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब आप 3 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा दिनांक, कक्षा व वर्ग, विषय, प्रकरण, चक्र और अवधि। तो विषय हमारा भूगोल है और प्रकरण है आज का हमारा जलमंडल। बाकी सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग लिखेंगे। नेक्स्ट जो हमारा हेडिंग है वो है समान उद्देश्य का। तो आप सभी को पता है समान उद्देश्य हमारा किससे संबंधित होता है, तो विषय से संबंधित होता है। और विशिष्ट उद्देश्य हमारा किससे संबंधित होता है, प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में अगर आपने पहले लेसन प्लान में समान उद्देश्य लिख लिया है तो आपको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप पूर्वत लिख सकते हैं। यदि आपने पहले लेसन प्लान में समान उद्देश्य नहीं लिखा है तो आप हमारे चैनल पे जाके सिविक्स का पहला लेसन प्लान देख सकते हैं, जिसमें आपको समान उद्देश्य देखने को मिल जाएगा। तो फिर फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आप ये भी जान लीजिए, अगर आपको सिविक्स एंड हिस्ट्री के लेसन प्लान देखने हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं, जिसमें आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स के 30 लेसन प्लान आपको देखने को मिल जाएंगे, और जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो प्रकरण हमारे सभी बदलते रहते हैं सभी लेसन प्लान में, जिसकी वजह से हमारा विशिष्ट उद्देश्य भी बदलता रहता है। तो विशिष्ट उद्देश्य के तहत कई बिंदु देखने को मिलेंगे आपको, परंतु मुख्यतः आप 3 बिंदु ही लिखेंगे। तो 3 बिंदुओं में पहला है हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य, दूसरा है बोधात्मक उद्देश्य और तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो आइए देखते हैं ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य यानी नाम से ही पता चला इसमें ज्ञान की बात की जाएगी। तो पहला है हमारा छात्र जलमंडल के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा, छात्र जलमंडल के विषय में प्राप्त ज्ञान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा है हमारा बोधात्मक उद्देश्य। बोध मतलब होता है समझना, यानी छात्र इसमें समझेंगे। तो इसका पहला बिंदु है छात्र जलमंडल के बारे में प्राप्त ज्ञान को समझ सकेंगे। दूसरा, छात्र जलमंडल के विषय में अपने शब्दों में व्याख्या कर सकेंगे। फिर तीसरा है हमारा क्रियात्मक उद्देश्य। तो क्रियात्मक उद्देश्य यानी छात्र जानने और समझने के बाद जो क्रिया करता है उसे किस में हम लिखते हैं, क्रियात्मक उद्देश्य में लिखते हैं। तो इसका पहला बिंदु है छात्र व्यवहारिक जीवन में जलमंडल के उपयोगिता का विश्लेषण कर सकेंगे। दूसरा, छात्र प्राप्त ज्ञान का व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा सहायक सामग्री। तो आप सभी को पता होना चाहिए सहायक सामग्री में आप क्या लिखेंगे। तो आपका जो प्रकरण है उसे पढ़ाने के लिए या छात्रों को समझाने के लिए कक्षा में आप जिन भी सामग्रियों का प्रयोग करते हैं उसे हम किस में लिखते हैं, सहायक सामग्री में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कक्षोपयोगी सामग्री, ब्रैकेट में लपेट श्यामपट्ट, चार्ट, आप लिख सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं, चौक, डस्टर, यह सारी चीज़ें हमारी किस में आती हैं, सहायक सामग्री में आती हैं। फिर आता है हमारा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र जलमंडल के विषय से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है हमारा प्रस्तावना प्रश्न, जो पाठ के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, पाठ प्रस्तावना प्रश्न, क्योंकि इसी से हमारे लेसन प्लान की शुरुआत होती है। तो आइए देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न। तो प्रस्तावना प्रश्न बनाने के लिए आप 3 कॉलम बनाएंगे। आप ये भी ध्यान रखेंगे कि जो आपका प्रस्तावना प्रश्न है वह क्रम से होना चाहिए और प्रकरण से ही रिलेटेड होना चाहिए। इधर उधर के प्रश्नों को इसमें नहीं रखना है आपको। तो आइए देखते हैं, इसे बनाने के लिए 3 कॉलम बना लेंगे आप। प्रस्तावना प्रश्न, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। और प्रस्तावना प्रश्न का हमारा पहला प्रश्न होगा, हमें जीने के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो छात्रों का उत्तर है भूमि, जल, हवा। दूसरा प्रश्न हमारा, जल आपको कहाँ से मिलता है। तो नल, वर्षा, नदी, तालाब आदि से मिलता है। तीसरा प्रश्न, जल के ये स्रोत पृथ्वी के किस परिमंडल के भाग हैं। तो
छात्रों का उत्तर है जलमंडल परिमंडल के भाग हैं। ठीक है, अब आता है हमारा उद्देश्य कथन। नेक्स्ट जो हेडिंग है हमारी, तो इसमें आप लिखेंगे बच्चों आज हम जलमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। अब लिखेंगे आप प्रस्तुतिकरण। तो आपको बता दें, अगर आपने अपने प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर पढ़ा है तो आपको लिखना पड़ेगा, परंतु अगर आपने एक ही अनुवृत्ति में अपने प्रकरण को पढ़ा दिया है तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो आपको लिखना क्या है, अध्ययन अध्यापन की सुविधा हेतु प्रस्तुत प्रकरण को 2 अनुवृत्तियों में बांटकर प्रस्तुत किया गया है। अब आता है हमारा प्रथमान्विति। तो ब्रैकेट में लिखेंगे आप जल मंडल और 4 कॉलम बनाएंगे, जिसमें आपका पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा होगा छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा होगा छात्र क्रिया और चौथा होगा हमारा श्यामपट्ट कार्य। तो देखिए शिक्षण बिंदु में आप लिखेंगे जल मंडल, हेडिंग होगा आपका, और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिख के आप लिखेंगे हमारी पृथ्वी पर लगभग 3/4 यानी 71% भाग जल तथा लगभग 1/4 29% स्थल है। पृथ्वी देखने में लगभग पूर्णतः नीला दिखाई देती है। यही नीला भाग महासागर है। ये महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। आगे बढ़ने से पहले आप देख लीजिए छात्र क्रिया में आपको लिखना है छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में आप लिखेंगे हेडिंग डालेंगे आप जलमंडल, और ये आपको जो ये ब्लैक बोर्ड दिख रहा है इसको ब्लैक बोर्ड लगा के आपको लिखना है हमारी पृथ्वी पर लगभग 71% भाग जल तथा 29% भाग स्थल है। पृथ्वी देखने में लगभग पूर्णतः नीला दिखाई देती है। यह नीला भाग महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय, आगे देख लीजिएगा आप लोग, पहले देखिए यहाँ देखिए महासागरीय जल सदा गतिशील रहता है। इसमें ज्वार भाटा लहरें तथा धाराएं चलती रहती हैं। समुद्री तल को शून्य ऊंचाई वाला माना जाता है। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। जल के 3 रूप होते हैं, ठोस बर्फ ब्रैकेट में, द्रव जल तथा वाष्प यानी गैस। पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं। और छात्र क्रिया में आप लिखते जाएंगे, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं। हमारी पृथ्वी पर जलीय भाग अधिक है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहते हैं। श्यामपट्ट कार्य आपका पूरा हुआ। अब देखिए पृथ्वी पर कुल 5 महासागर पाए जाते हैं, तो पांचों का नाम आप लिखेंगे प्रशांत महासागर सबसे बड़ा, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, दक्षिणी महासागर सबसे छोटा। सबसे बड़ा आपका होगा प्रशांत महासागर और सबसे छोटा होगा हमारा दक्षिणी महासागर। आगे बढ़ते हैं हम। अब आप स्पष्टीकरण देने के बाद बोध प्रश्न पूछते हैं। बोध प्रश्न क्यों पूछा जाता है, तो छात्रों की जो सोचने की समझने की जो क्षमता है उसके आकलन के लिए बोध प्रश्न पूछा जाता है। तो बोध प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है, तो छात्रों का उत्तर है जल की अधिकता के कारण। बोध प्रश्न में आप प्रश्नों की संख्या अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, और इसमें प्रश्नों को आपको जो आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, व्याख्या दे रहे हैं, उन्हीं में से आपको बोध प्रश्न बनाने होंगे। अलग से आपको बोध प्रश्न बनाना नहीं है। तो देखिए दूसरा प्रश्न बोध प्रश्न का, जल चक्र से आप क्या समझते हैं। तो ये छात्रों के लिए क्या है, समस्यात्मक प्रश्न है, जिसका स्पष्टीकरण आप अगले अनुवृत्ति में देंगे। तो द्वितीय अनुवृत्ति हेडिंग डालेंगे आप, ब्रैकेट में लिखेंगे जल चक्र, फिर आप 4 कॉलम बनाएंगे। आपकी इच्छा हो तो लिख लीजिए आप शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, यदि छात्र है तो छात्राध्यापक क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया और चौथा श्यामपट्ट कार्य। फिर आपका हेडिंग होगा शिक्षण बिंदु में जल चक्र, और छात्राध्यापक क्रिया में स्पष्टीकरण लिखेंगे आप। लिखेंगे क्या, पृथ्वी पर जल 3 रूप ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। जल चक्र का तात्पर्य जल के 3 रूपों के आपसी परिवर्तन से है। यह निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा संपन्न होती है। छात्र क्रिया में लिखेंगे आप छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे आप जल चक्र। पृथ्वी पर जल 3 रूप ठोस द्रव गैस में पाया जाता है। पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। आगे देखने के लिए देखते हैं, पृथ्वी का जल वाष्पीकरण द्वारा वायुमंडल में पहुंचता है। इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जल वाष्प ठंडी होकर पुनः द्रव अवस्था में परिवर्तित होती है, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे संघनन कहते हैं।
संघनित जल बादल, कुहरा, ओस आदि रूपों में पाया जाता है। और इसमें क्या लिखेंगे आप? इस प्रक्रिया द्वारा जल द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है। अब देखिए, संघनित जल की बूंदों के पर्याप्त बारिश हो जाने पर यह वर्षण के रूप में पुनः पृथ्वी पर आता है। वर्षण कई रूपों में होता है, जैसे वर्षा, फुहार, ओला, हिमपात आदि। छात्र क्रिया में लिखेंगे आप, छात्र ध्यान पूर्वक सुनते हैं और लिखेंगे क्या? परिवर्तित होता है। वायुमंडल की जल वाष्प पुनः ठंडी होकर वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है। यह क्रिया जल चक्र कहलाता है। अवाष्पीकरण, संघनन एवं वर्षण की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इस प्रकार जल चक्र एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। फिर से आप कहीं देखिए, फिर से आप पूछेंगे क्या? पुनरावृत्ति प्रश्न। अब जब स्पष्टीकरण दे लेंगे, आपका प्रकरण खत्म हो जाएगा, तो आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे। यानी आपने जो 2 अनुवृत्तियों में पढ़ाया है उनमें से प्रश्नों को आप पूछेंगे, नए प्रश्नों को पूछेंगे, उन्हीं प्रश्नों को दोहराना नहीं है आपको। तो हमारा पहला, इसके लिए आपको 2 कॉलम बनाने होंगे, जिसमें आपका पहला है छात्राध्यापक क्रिया और दूसरा है हमारा छात्र क्रिया। तो पहला देखिए, पुनरावृत्ति प्रश्न का पहला प्रश्न हमारा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जलीय है? तो 71% भाग। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी पर कुल कितने महासागर पाए जाते हैं? तो 5 महासागर पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर का नाम क्या नाम है? तो प्रशांत महासागर। तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न हमारा, जल के कितने रूप होते हैं? तो 3 रूप होते हैं। पांचवा, जल के तीनों रूप बताइए। तो ठोस, द्रव, गैस। और छठा है हमारा, जल चक्र कौन सी प्रक्रिया है? तो जल चक्र लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। आप इसमें प्रश्नों को अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग आप इसमें संख्या रख सकते हैं। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान देंगे कि इसमें आपको प्रश्नों को दोहराना नहीं है। अब आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए आपको क्या लिखना है। जो भी आप प्रकरण से रिलेटेड कोई भी कार्य छात्रों को दे सकते हैं, जो वो घर से करके आएंगे। तो देखिए हमारा होमवर्क क्या होगा आज का। छात्र पृथ्वी पर जल को दर्शाता हुआ चित्र तथा जल चक्र का चित्र बनाकर उस पर कक्षा में सामूहिक चर्चा करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट हेडिंग जो हमारी होने वाली है वो हमारी किसकी है? वो हमारा समीक्षा का है। जैसा कि आपको बता दिया जाए, बार बार बताया गया है, समीक्षा हेडिंग डाल के आप छोड़ देंगे क्योंकि इसमें आपके अध्यापक द्वारा टिप्पणी किया जाता है आपके लेसन प्लान के बारे में। जैसे देखिए यहाँ पे, शिक्षण कार्य किया गया, हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। तो देखिए यहाँ पे आपके लेसन प्लान के बारे में टिप्पणी किया जाता है कि आपका लेसन प्लान कैसा है, इसमें कोई त्रुटियां हैं, इसमें क्या अच्छाई है, आपने किस कौशल का प्रयोग नहीं किया या आपने किस कौशल का प्रयोग किया, अनुशासन कैसा है। यह सारी चीज़ें जो है हमारी किस में आती हैं? समीक्षा में देखने को मिलती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी और सब्जेक्ट के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।